हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका वन शॉट लेक्चर। तो ये मेरा एक वन शॉट लेक्चर रहेगा जहां पर मैं पूरे का पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में खत्म करवाने वाली हूँ। बहुत छोटा सा चैप्टर है तो बहुत छोटी सी वीडियो बनने वाली है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको माइक्रो के इसके फर्स्ट चैप्टर के काफी वन शॉट्स करवा चुकी हूँ। अकाउंट्स का भी हमारे पास वन शॉट आ रहा है लगातार, बिजनेस स्टडीज के भी वन शॉट आ रहे हैं। हम दोनों एसआरसीसी ग्रेजुएट्स आपके लिए इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर मेरे नोट्स चाहिए, सारे नोट्स मैंने खुद अपने आप से बनाए हैं। अगर मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे। अगर हर रोज डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक है नीचे, जहां मैं खुद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हर दिन पोस्ट करती हूँ। तो हर जगह जाके हमें फॉलो कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारे अकाउंट्स के सर जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ही इज ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एसआरसीसी, तुम सबका ड्रीम कॉलेज, एंड ही स्कोर्ड 100% अपनी क्लास 12th में। ही वाज स्टेट टॉपर इन हिज क्लास 12th, ठीक है। तो इतने अच्छे टीचर्स अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना यार, ठीक है। चलो वीडियो को करते हैं हमारी स्टार्ट। तो हमें इसके अंदर पढ़ना है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स क्यों अच्छी है और क्यों बुरी है। बस इतनी सी चीजें पढ़नी है और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बेटा, स्टैटिस्टिक्स को हम दो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक, हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं सिंगुलर सेंस में। दूसरा, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्लूरल सेंस में। बेसिकली सिंगुलर प्लूरल कुछ ऐसा नहीं है कि एक और दो, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर जस्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और आपको पेपर में दोनों में से कोई भी पूछी जा सकती है, सिंगुलर वाली भी प्लूरल वाली भी। सो यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। आपको अच्छे से पूरी की पूरी दोनों याद करनी पड़ेंगी। स्टैटिस्टिक्स को अगर मैं सिंगुलर सेंस में बोलूं और प्लूरल सेंस में बोलूं तो क्या डेफिनेशन है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले प्लूरल सेंस की पढ़ते हैं, उसको पूरा डिकोड करते हैं, फिर सिंगुलर सेंस को डिकोड करेंगे, ठीक है। प्लूरल सेंस में देखो, स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स and figures which have been systematically collected for a definite purpose in any field of study। कहते हैं अगर मैं नंबर्स की फॉर्म में डाटा कलेक्ट करूं, 1 2 3 4 नंबर की फॉर्म्स में अगर मैं डेटा कलेक्ट करूं एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी एक प्लान्ड तरीके से डेटा कलेक्ट करूं किसी एक अपने ऑब्जेक्टिव, एक गोल को पूरा करने के लिए, तो उसको मैं स्टैटिस्टिक्स बोल सकती हूं। यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि हमारा जो डेटा है वो नंबर की फॉर्म में ही होना चाहिए, वो क्वालिटी की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्वालिटी मतलब कि ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल, या फिर शी इज अ गुड बॉय, गुड गर्ल, या दे आर बैड, या दे आर इंटेलिजेंट। ये सारी होती हैं आपकी क्वालिटीज। स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये होती हैं आपकी क्वालिटीज। बट इफ आई से यू स्कोर्ड 90%, your height is 5'10", your weight is 50 kgs, your age is 17 years, अगर मैं ये सारी चीजें बोलूंगी तो ये सब क्या है, नंबर्स। पर अगर मैं बोलूं आप अच्छे हो, बुरे हो, सुंदर हो, मोटे हो, पतले हो, वो होगी आपकी क्वालिटी। तो स्टैटिस्टिक्स आपकी क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स आपकी क्वालिटी के ऊपर काम नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करता है। मतलब एक अगर ऐसा बच्चा है जो बहुत होशियार है, बहुत 90% लेके आने वाला बच्चा है, पर बहुत ही ज्यादा नॉटी है, वो टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट करता है, तो स्टैटिस्टिक्स वो 90% वाले बच्चे को अच्छा बोलेगा ओवर एनी बच्चा जिसके नंबर तो कम है पर वो रिस्पेक्टफुल है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो सिर्फ नंबर देख रहा है, वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट तो देख ही नहीं रहा। तो अगर एक बच्चा जो रिस्पेक्ट करता है पर 70% लेके आता है, और दूसरा बच्चा जो डिसरिस्पेक्ट करता है पर 90% लेके आता है, स्टैटिस्टिक्स इस बच्चे को अच्छा बोलेगा जो डिसरिस्पेक्ट करता है पर 90% लेके आता है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को कोई लेना देना नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या रिस्पेक्ट कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स को क्वालिटी से लेना देना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बोलेगा कि भैया 90 इज ग्रेटर देन 70, तो दिस बच्चा इज बेटर देन दिस बच्चा। वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट को, क्वालिटी को नहीं देखेगा। तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होने चाहिए। ये है हमारा प्लूरल सेंस का डेफिनेशन। इसकी एक एक चीज को और अच्छे से डिकोड करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या क्या कहती है। सबसे पहली चीज मैंने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड आपको बता दिया,
क्वालिटी से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नीड मोर देन वन फैक्ट। देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला एक बच्चा 90 वाला, दूसरा बच्चा 70 वाला। मैंने आपको एक से ज्यादा नंबर दिया, एक से ज्यादा डाटा, एक से ज्यादा फैक्ट दिए। अगर मैं बोलूं एक बच्चा है जिसके 90% मार्क्स हैं, क्या करोगे तुम इस डेटा का, क्या करोगे? अब ये 90% अच्छे भी हो सकते हैं, ये 90% बुरे भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस 90% वाले बच्चे की क्लास में कोई ऐसा है जिसके 100% मार्क्स आए हैं, तो इसके मार्क्स बुरे हैं। पर अगर इसकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसके मोर देन 90 आए हैं, फिर तो ये टॉपर हो गया, फिर तो ये टॉपर हो गया ना। होता है ना, कोई अपनी क्लास में 70% पे टॉपर बन जाता है, कोई अपनी क्लास में 98% पे भी जो है अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स कि तुम्हारा कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है। और कंपैरिजन तभी हो सकता है जब एक से ज्यादा नंबर, एक से ज्यादा डेटा, एक से ज्यादा फैक्ट्स और फिगर मेरे पास हो। और स्टैटिस्टिक्स कंपैरिजन के ऊपर ही काम करता है। तो स्टैटिस्टिक्स को मोर देन वन फैक्ट, मोर देन वन फिगर, डेटा चाहिए होता है ताकि वो कंपैरिजन कर सके। अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं किसी भी एक फैक्ट, किसी भी एक डेटा के पीछे। मैं कहती हूँ एक बच्चे के 100 आए, एक के 90 आए, ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि जो 100% वाला बच्चा है वो एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं था, पर 90% वाला बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत अच्छा है। या 100% वाला सही था, 90% वाला बीमार हो गया था, इसके घर में शादी थी, इसका कुछ भी रीजन हो सकता है। मे बी ये हमेशा टॉपर बनता हो, पर इस बार इसको कुछ हो गया तो ये नहीं बना, दूसरा बन गया। तो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस व्हाई दिस स्टूडेंट स्कोर्ड 90, दिस स्कोर्ड 100। किसी ने 100, किसी ने 90 क्यों स्कोर किया, उसके पीछे देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। तो सो देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेस फॉर एवरी फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। रीजनेबल एक्यूरेसी, जब भी डेटा कलेक्ट करते हो एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट करना होता है। अगर मैं कह रही हूं किसी के 100 मार्क्स हैं तो 100 होने चाहिए, ऐसे नहीं आंख बंद करके कुछ भी बोल दिया। अगर मैं कह रही हूं कि मैं एसआरसीसी से हूं, मेरे इतने मार्क्स आए थे, तो वो मैं सच ही बोलूंगी, मुझे एक्यूरेट डेटा ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो एक्यूरेसी के साथ डेटा कलेक्ट करो स्टैटिस्टिक्स में, सिस्टमैटिक मैनर में, यानी एक प्लान बना के कलेक्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया कभी भी, जैसे मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हैं तो रैंडमली किसी से भी पूछ लिया, ऐसे नहीं। रोल नंबर वाइज कलेक्ट कर लो, ABCD के वाइज कलेक्ट कर लो, पहले बॉयज का कर लो फिर गर्ल्स का कर लो, या पहले गर्ल्स का फिर बॉयज का। एक तो मैनर तो बनाओ, कुछ प्लान तो बनाओ किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हो। या ऐसे कलेक्ट कर लो, पहले 100 वाले बताओ, फिर 90 वाले बताओ, फिर 80 वाले बताओ। एक सिस्टम से कलेक्ट करो, वरना रैंडमली क्या होगा, किसी ने बोल दिया 50, फिर किसी ने बोल दिया 100, किसी ने 60 बोल दिया, किसी ने 80 बोल दिया, किसी ने 90 बोल दिया। अब यहाँ पे कर लो, क्या करोगे? इसको रैंडमली नहीं करना, लाइन वाइज करो कि पहले 100 वाले, फिर 90, फिर 80, फिर 60, फिर 50, ठीक है। पर ये डिटरमाइंड पर्पस, पहले से अपना ऑब्जेक्टिव तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्यों डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अब मैंने नंबर्स का डेटा क्यों कलेक्ट किया? व्हाई डिड आई कलेक्ट मार्क्स का डेटा? बिकॉज मुझे आपके मार्क्स के बेसिस पर ही कंपैरिजन करना होगा। अगर मुझे तुम्हारी एज का, तुम्हारे वेट का, तुम्हारी हाइट का कंपैरिजन करना है, उसके लिए मुझे तुम्हारे मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जानना था कि कौन से बच्चे की हाइट कितनी है, मैं तुम्हारे मार्क्स पूछ के आ गई, उससे हाइट का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। सो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, और फिर उस बेसिस पर ही मैं डेटा कलेक्ट करूंगी। सारे डेटा को एक दूसरे के रिलेशन में रखना होगा, यानी कि कंपेयर करना होगा। फिर से मैंने वही बोला कि अगर एक बच्चे के 90% है तो है, ठीक है, उसका जरूरत मुझे तब पड़ेगा जब मुझे एक 100 वाला पता हो, एक 80 वाला पता हो, फिर मैं रिलेशन में रखूंगी कि ये टॉपर है, ये रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। ठीक हो गई बात, कंपेयर करना है उनको, ठीक है। ये तो हो गया पूरा हमारा प्लूरल सेंस में क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। अब चलते हैं सिंगुलर सेंस में हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड, इट मीन्स स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू कलेक्शन, organization, classification, presentation
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सिंगुलर सेंस में बोला जाए तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, तुम्हारे सारे बुक के चैप्टर्स के नाम है। तुम्हारी पूरी बुक के चैप्टर्स के नाम को अगर मैं मिलाकर एक डेफिनेशन में लिख दूं तो वो सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस ये बोलता है कि भैया स्टैटिस्टिक्स ना एक प्रोसेस है। स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसको ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, वो सारे स्टेप्स बताए हुए हैं कि एक प्रोसेस है। स्टैटिस्टिक्स में हम ये काम करते हैं। डिफरेंस समझो क्या है इन दोनों में। सिंगुलर सेंस ने एक प्रोसेस बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा के ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। प्लूरल सेंस कहता है उस डेटा के बारे में बताता है, उसका रीजन बताता है कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। सिंगुलर सेंस बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। प्लूरल सेंस बताता है कि हम व्हाई आर वी डूइंग दिस, हाउ आर वी डूइंग दिस। ये व्हाई का हाउ का आंसर करता है। व्हाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। हाउ कैसे कर रहे हैं, हम एक सिस्टमैटिक मैनर से कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल डेटा के साथ कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, ये सब कर रहे हैं जो सिंगुलर सेंस में बताया। ठीक है, तो ये बताता है कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ये बताता है। ठीक हो गई बात। चलें अब सिंगुलर सेंस पे चलें। तो बेसिकली सिंगुलर सेंस क्या है, आपके सारे के सारे चैप्टर्स के नाम हैं। तो सिंगुलर सेंस में बेटा स्टैटिस्टिक्स क्या है, पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है। चैप्टर नंबर अगला जो आप 3 पढ़ोगे, हम डेटा को अलग अलग तरीके से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने से पहले मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं डेटा को कलेक्ट करूंगी। ठीक है, फिर कलेक्ट करने के बाद मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगी, उसको एक प्रॉपर ग्रुप में डालूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी कि 90% से ज्यादा वाले 10 बच्चे हैं, उनकी मैंने एक मेरिट लिस्ट बना दी। फेलियर्स का मैंने एक अलग से लिस्ट बना दिया, एवरेज बच्चों का अलग से लिस्ट बना दिया। ठीक है, या फिर हाइट वाइज की 5 से ऊपर जो है, 5 से नीचे जो है, उनकी मैंने अलग अलग लिस्ट बना दी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब है कि मैं ना अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करूंगी। हर ग्रुप का एक मतलब होगा, जैसे बॉयज का एक ग्रुप हो गया, गर्ल्स का एक ग्रुप हो गया, 9th क्लास का एक ग्रुप हो गया, 10th क्लास का एक, 11th का एक, 12th का एक। तो किसी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मैं ग्रुप बना दूंगी, क्लासिफाई कर दूंगी डेटा को। अगर कुछ एडिट करना है तो वो भी कर दूंगी। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेबल, ग्राफ। मैं अपने डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करूंगी। प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तुम पाई डायग्राम बना सकते हो, तुम बार ग्राफ बना सकते हो, तुम चार्ट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, जो कि तुम आगे ऑब्वियसली पढ़ोगे। तुम्हारे प्रेजेंटेशन के भी 2 चैप्टर है, वो भी तुम ऑब्वियसली आगे पढ़ोगे। फिर उसको एनालिसिस किया जाता है अलग अलग मैथमेटिकल टेक्निक्स लगा के। सिंपल भाषा में बोला जाए, कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज लगाओगे जो कि आगे पढ़ोगे, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन। तो अलग अलग फॉर्मूलाज की मदद से अब देखो, तुमने डाटा सही से कलेक्ट भी कर लिया, उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड भी कर दिया, उसको सही तरीके से प्रेजेंट भी कर दिया। तो जब तुम्हारे पास क्लियर कट डेटा है तो तुम उसके ऊपर मैथमेटिकल अपने ऑपरेशंस, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा सकते हो, ताकि तुम उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सको। फिर जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा, फिर तुम उससे फाइनली अपना कंक्लूजन लिखोगे कि फाइनली इससे मुझे ये समझ आया है कि हमारे स्कूल में सिर्फ 10% ऐसे बच्चे हैं जो 90% के ऊपर स्कोर करने वाले हैं, हमारे स्कूल में 10% ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, हमारे स्कूल में 80% बच्चे एवरेज कैटेगरी में हैं। वो फिर मैं रिजल्ट निकालूंगी। पर ये 80% बच्चे एवरेज हैं, 10% फेल हुए, ये कैसे निकाला? मैंने देखा टोटल बच्चे 200 हैं, 20 बच्चे फेल हुए हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाला मैंने कि 10% बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, फाइनली रिजल्ट निकाल के फिर बताऊंगी कि कितने फेल हुए, कितना क्या हुआ। ठीक है, ताकि क्लियरली प्रिंसिपल को पता चल जाए कि क्या है। प्रिंसिपल खुद से नहीं देखेगा 200 बच्चों की पूरी लिस्ट को, प्रिंसिपल सिर्फ फाइनली इतना देखेगा कि अच्छा 10% बच्चे फेल हुए हैं, चलो इसको, हमारा टारगेट है कि अगले साल इसको रिड्यूस करके 5% करना है। सिंपल बात। ठीक है, चलो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस हो गया, उसकी दोनों डेफिनेशंस हो गई। अब स्टैटिस्टिक्स काम क्या क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंप्लीफाई करता है। जब तुम उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे तो सिंपल हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स ऑब्वियसली। ठीक है, डेटा को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, चाहे किसी पाई डायग्राम या फिर बार ग्राफ या किसी चार्ट की फॉर्म में अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मैंने तुम्हें बेसिक सारे समझा दिए हैं, अब आगे वाला तुम्हें काफी हद तक खुद से समझ आ जाएगा। ठीक है,
कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन कैसे करोगे, बोला था ना, प्लेस इन रिलेशन विद ईच अदर, आमने सामने रखो, ये 100 वाला आया, ये 90 वाला आया, देखो तुम इसके भी अकाउंट्स के मार्क्स को इसके अकाउंट्स के मार्क्स के साथ ही कंपेयर करो, अकाउंट्स को इको के साथ मत कंपेयर करो। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि कंपैरिजन इजी हो जाता है क्योंकि हम सही तरीके से उनको ग्रुप बना के रखते हैं कि अकाउंट्स के सारे एक तरफ, इकोनॉमिक्स के सारे एक तरफ, एंड सो ऑन। ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है। जैसे मैंने बोला कि हमने सारा काम करके फाइनली निकाला कि 10% बच्चे फेल हुए हैं, अब हम प्लान करेंगे कि ये जो 10% बच्चे हैं इनका क्या किया जाए, इनको कैसे सुधारा जाए, और पॉलिसीज बनाए अगले साल के लिए, और अपने अगले साल के लिए टारगेट सेट करें कि अब ये 5% तक लेकर आएंगे। तो ये 10% नंबर निकाला ही स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा फ्यूचर में प्लान एंड पॉलिसी बनाने के लिए, फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए, हेल्प इन फोरकास्टिंग, वही कि 5% अगले साल तक हम लेकर आएंगे। तो हमने फोरकास्ट कर लिया कि हमने इस साल ऐसा किया तो 10% हुआ, इस साल ऐसा करेंगे तो 5% हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब हम कुछ ना कुछ अपना एक अजम्पशन बना रहे हैं, जैसे कि यही हो गया कि अगर मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाती हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लगाती हूँ, होमवर्क देती हूँ, टेस्ट लेती हूँ, तो मेरे हिसाब से उनका 2 महीने के अंदर अंदर इतना स्कोर बढ़ जाना चाहिए। तो ये जो भी सब कुछ मैं कर रही हूँ ये स्टैटिस्टिक्स की मदद से कर रही हूँ, ये सब कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से कर रही हूँ कि मैंने एक टेस्ट दिया, बच्चा 20 में से पहले 5 नंबर लेके आएगा, और पढ़ेगा तो 20 में से 7 नंबर लेके आएगा, 20 में से 15 नंबर तक कैसे पहुंचेगा। तो ये सारा मैं नंबर्स के ऊपर खेल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स का यूज करके। टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में भी स्टैटिस्टिक्स मदद करता है, बिकॉज आप नंबर्स के साथ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, 10%, 20%, 50%, आप उतने बेहतर बनते चले जाओगे रियल लाइफ में, उतना बेहतर किसी भी चीज को एनालाइज, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गए फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे चले, स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है ना, टू द गवर्नमेंट, टू 4 डिफरेंट पीपल, हम स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्यों इतना जरूरी है, ऐसा क्या करता है स्टैटिस्टिक्स कि वो इतना जरूरी हमारे लिए बन जाता है। सरकार के लिए स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है, सरकार को कोई भी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है उसके लिए स्टैटिस्टिक्स जरूरी है। सरकार बताती है कि 10 लाख लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन 10 लाख लोगों की इनकम इतनी है, अगर ये 10 लाख लोग इतना काम करेंगे, इतना पैसा कमा पाएंगे तो इनका ये हो जाएगा। हर बार स्टैट्स जो है बीच में आती है क्योंकि हर बार सरकार नंबर्स के साथ खेल रही होती है। 10 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 5 लाख करोड़ यहाँ जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, 3 इधर जाएंगे। तो जब भी नंबर्स, सिंपल भाषा है, बेस लाइन, जब भी नंबर्स कहीं भी आ जाएंगे 5 3 4 2 1, जब भी नंबर्स बीच में आ जाएंगे तब तक स्टैटिस्टिक्स बीच में आएगा ही आएगा। अगर नंबर्स बीच में नहीं है, अगर तुम सिंपल बोल रहे हो यार इंडिया अच्छा देश है, तो उसमें फिर स्टैट्स कुछ नहीं कर सकता। पर अगर तुम बोलो इंडिया की जीडीपी इतनी है, नंबर बीच में आया तो स्टैटिस्टिक्स बीच में आएगा, स्टैटिस्टिक्स बताएगा कि ये जीडीपी कैसे निकाली गई, क्यों निकाली गई, कैसे कंपेयर कर सकते हो, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, एफिशिएंट रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की अगर अच्छी चले तो सरकार को अपने नंबर्स के साथ ऑब्वियसली सही होना पड़ेगा, अपने इनकम, एक्सपेंसेस, हर चीज का अच्छे से ट्रैक रखना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स बीच में आएगी। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि आज की डेट में हम सरकार के बारे में सोच भी नहीं सकते बिना स्टैटिस्टिक्स के, क्योंकि सरकारी काम सारे नंबर्स की फॉर्म में ही होंगे, 100, 200, 300। ठीक है, और नंबर्स बीच में आएंगे तो स्टैट्स बीच में आएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स, to assess the amount of various resources available in the economy and determine whether the specified rate of growth is sustainable or not। Statistics की मदद से ही हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने लाख करोड़ का सामान प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी डिमांड आ रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, सब कुछ नंबर्स की मदद से हम निकालते हैं। और नंबर्स की मदद से निकालना है तो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ भी अगर हमें करना है, कितने रिसोर्सेज हैं, वो उनका ग्रोथ रेट कितना है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, सब कुछ हमारी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए, हमारे सॉल्यूशंस के लिए, हमारे रिसोर्सेज के लिए, इकोनॉमिक्स के लॉ बनाने के लिए, हर चीज के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है।
क्योंकि हर चीज नंबर्स के बेस पे होती है और नंबर्स के साथ स्टैटिस्टिक्स बीच में आता है। तो अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स के लॉज बनाने हैं, इकोनॉमिक्स को समझना है, हमारी प्रॉब्लम्स को समझना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हर चीज में स्टैटिस्टिक्स आएगा ही आएगा। मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, मतलब हमारी मार्केट में कंपटीशन कितना है या कंपटीशन है ही नहीं, ये सब कुछ समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए। क्योंकि जितना भी तुम कर रहे हो सारा काम विद द हेल्प ऑफ नंबर्स होता है। कभी एक बार शार्क टैंक का एक एपिसोड देखना, हर चीज जो शार्क टैंक पे डिस्कस हो रही है दैट इज अराउंड नंबर्स, एवरीथिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड एक्सेप्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स। ठीक है, तुम्हारी इनकम, तुम्हारे एक्सपेंसेस, तुम्हारे रेवेन्यू, तुम्हारा एक साल में तुम्हारा वैल्यूएशन कितना है, एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स। एंड नंबर्स के साथ क्या आएगा, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर का स्टडी करना, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन बनाना, जैसे हम डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इन सबके रिलेशन बना लेते हैं। यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, और प्राइस एनालिसिस में हर चीज में मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। देखो मैं कहती हूँ कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, ये तुम्हारे लिए हमने लॉ बना के तुम्हें पढ़ा दिया। अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें ये लॉ हम पढ़ाते हैं, पर जिसने ये लॉ बनाया होगा उसको आकाशवाणी नहीं हुई होगी कि अच्छा आज तो कृष्ण जी ने बोला है कि भैया ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे नहीं हुआ होगा। उसने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया होगा, उस डेटा की स्टडी करी होगी, उस पे फॉर्मूलाज लगाए होंगे, कुछ ना कुछ उस इंसान ने किया होगा जिसने भी ये लॉ बनाया है, और फिर उसने ये डिसाइड करा होगा कि हाँ मेरी पूरी स्टडी ये कहती है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। ठीक है, बिजनेस में कैसे हेल्प करता है, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, ठीक है, डिमांड को एस्टिमेट करने के लिए, प्लान करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, अकाउंट्स की राइटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए, टेक्निकली एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स नंबर्स इन अ बिजनेस, उन सब चीजों के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज करा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने क्या बोला कि जब जब नंबर्स बीच में आएंगे तब तक स्टैटिस्टिक्स बीच में आएगा, जब जब नंबर्स बीच में आएंगे तब तब स्टैटिस्टिक्स बीच में आएगा। ठीक है, चलो लिमिटेशंस क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी को इंक्लूड ही नहीं करता। जैसे मैंने बोला एक बच्चा 90% वाला है पर वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, और एक बच्चा 70% वाला है पर वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। स्टैटिस्टिक्स हमेशा इसको ही बेटर बोलेगा, स्टैटिस्टिक्स हमेशा इस बच्चे को बेटर बोलेगा, जबकि किसी के लिए ये बेटर हो सकता है क्योंकि ये रिस्पेक्टफुल है। तो स्टैटिस्टिक्स आपकी क्वालिटी का ध्यान नहीं देता। कोई बच्चा हो सकता है जो बहुत इंटेलिजेंट है बट मे बी वो सुंदर ना हो, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना, हमारे लिए हमारी डेफिनेशन ब्यूटी की अलग अलग होती है। हर कोई सोचता है कि अरे ये सुंदर है, या ये इंसान सुंदर है, या वो इंसान सुंदर है। तो अगर कोई हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सुंदर नहीं है, ठीक है ना, हम उसको जो है एक अलग ट्रीट करते हैं। पर स्टैटिस्टिक्स उस चीज को बीच में इंक्लूड ही नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर इस इंसान के अच्छे नंबर हैं या इस इंसान के बुरे नंबर हैं, ठीक है, तो ये इंसान ऊपर या नीचे कैटेगरी में रैंक करेगा। मे बी हमारे लिए उसकी ब्यूटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसकी बोलने का तरीका अच्छा हो सकता है, पर स्टैटिस्टिक्स बोलेगा नहीं इसके तो 70% है। अच्छा तुम्हें सुंदर लगता है, ठीक है, पर नंबर तो 70 ही है, तो मैं इसे नीचे ही रैंक करूंगा। ठीक है, चलो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स, वो एक अकेले नंबर के साथ डील नहीं करता, उसको कम से कम 2 नंबर आपको देने पड़ेंगे तभी वो कंपैरिजन करके तभी अपना काम करेगा। अगर सिर्फ एक नंबर दे दिया स्टैटिस्टिक्स उसका कुछ नहीं करेगा। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जा सकता है कैसे, एक बड़ी अच्छी कई बार हम लोग बोलते हैं, अगर तुमने कभी यूज करी हो ये चीज, कि पापा पापा मैं क्लास में फर्स्ट आया, या पापा मैं क्लास में थर्ड आया। पापा बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे भाई मेरा बेटा क्लास में थर्ड आया। पापा पूरी गली में मिठाई बांट रहे हैं, मेरा बेटा क्लास में थर्ड आया। शर्मा जी मेरा बेटा क्लास में थर्ड आया, मेरा बेटा थर्ड आया, मेरा बेटा थर्ड आया। शर्मा जी ने पूछा अरे वाह बेटा तुम थर्ड आए हो, बहुत अच्छी बात है। क्लास में बच्चे कितने थे टोटल? अंकल जी 3 ही बच्चे थे क्लास में। तो टेक्निकली तुम थर्ड नहीं आए, अगर तुम 3 बच्चों में से ही थर्ड आए हो तो तुम तो लास्ट आए हो, तुम तो लास्ट आए हो। तो ये तरीका है बताने का, क्या तुमने गलत बोला कि मैं थर्ड आया हूं? तुमने तो सही बोला तुम थर्ड आए हो। अरे पर टोटल बच्चे ही 3 थे, तो
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुम लास्ट आए हो, तो अगर तुम्हें खुद को अच्छा दिखाना है तुम बोलोगे पापा मैं थर्ड आया। अगर खुद को या किसी को बुरा दिखाना है तुम बोलोगे अरे ये तो लास्ट आया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज को बताने के। और जब भी कोई डिबेट होती है पॉलिटिकल पार्टीज न्यूज चैनल्स पे बैठ के, एक साइड बीजेपी, एक साइड कांग्रेस, एक साइड आम आदमी पार्टी बैठ के डिबेट कर रहे होते हैं। ये डिबेट में क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज करते हैं। कोई परसेंटेज के बेसिस पे बोलता है, कोई नंबर के बेसिस पे बोलता है, जिसके लिए जो फायदेमंद होता है वो उसको यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी बोले कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए का फायदा करा, ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपए का इंप्रूवमेंट करा या कुछ भी एडिशन करा, राहुल गांधी बोलेगा या कांग्रेस बोलेगी अरे बट वो तो सिर्फ 1% ही इंप्रूवमेंट है टोटल का, तुमने टोटल का सिर्फ 1% ही किया है, 10 लाख करोड़ इज इक्वल टू जस्ट 1%। तो अगर बीजेपी को खुद को अच्छा दिखाना है वो 1% का फिगर कभी नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे हमने 10 लाख करोड़ रुपए का फायदा करा है। पर कांग्रेस को तो उनको बुरा दिखाना है, तो कांग्रेस बोलेगी कि भैया ये टोटल का सिर्फ 1% है। और दोनों सही होगा, दोनों अपने अपनी जगह पे सही होंगे, पर उसने एब्सोल्यूट नंबर बोला 10 लाख करोड़ और उसने परसेंटेज बोला कि 1%। सो यू हैव टू सी कि किसी एक चीज को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हर कोई अपने तरीके से प्रेजेंट करता है जो उसके लिए बेस्ट रहे, सबसे हाईली बेनिफिशियल रहे। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं मिसयूज, इसी को हम बोलेंगे आगे डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसी वजह से लोग स्टैटिस्टिक्स पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, शर्मा जी ने एक सेकंड में पूछ लिया ना बच्चे, बेटा टोटल बच्चे कितने थे, क्योंकि शर्मा जी को पता है ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इसीलिए लोग भरोसा नहीं करते स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। मोस्टली स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो है वो ऑन एवरेज ही ट्रू होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी क्लास में 80% ऑन एन एवरेज बच्चों का स्कोर आया है, इसका टेक्निकल मतलब बनेगा कि हर बच्चे के 80% आए हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होगा कि किसी के 100% भी आए होंगे और शायद कोई फेल भी हुआ होगा। तो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को हम मोस्टली ऑन एन एवरेज बताते हैं, जो कि एक्चुअल में सच नहीं होते हैं। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं होते हैं स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज होते हैं। ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने बोला एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, बहुत मुश्किल चैप्टर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो एक आम बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसने स्टैट्स नहीं पढ़ी, वो उसको ना कभी यूज कर सकता है, ना कभी अप्लाई कर सकता, ना कभी समझ सकता। तो एक एक्सपर्ट ही है जो इसके ऊपर काम कर सकता है। और तुम भी अगर ये सारे चैप्टर कर लोगे अच्छे से तो तुम वो एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है वो यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब कि अगर तुम एक बच्चे का अकाउंट्स का मार्क्स चेक कर रहे हो तो दूसरे के भी अकाउंट्स के मार्क्स ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के अकाउंट्स के हैं दूसरे के इको के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये गलत है। स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड्स ऑफ स्टडीइंग अ प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक तरीका है किसी प्रॉब्लम को पढ़ने का, और भी तरीके हो सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट्स मैंने बता दिया है कि हम हर एक इंसान अपने अपने अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकता है, जिससे भी वो अपने आप को सबसे बेस्ट दिखा सके। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो इररिस्पॉन्सिबल, इनएक्सपीरियंस, डिसऑनेस्ट लोग गलत तरीके से यूज कर सकते हैं, विच इज वाई लोग स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो होता है खत्म। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड व्हाट्सएप चैनल पे डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, उसको भी फॉलो कर लेना। और अगर अच्छे लगे हम तो प्लीज हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के वन शॉट लेक्चर के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।